हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। बच्चों इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास 10 का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे आसपास अंधेरा हो, हम किसी अंधेरे कमरे में हो तो हम चीजों को देख नहीं पाते। लेकिन उसी कमरे में जब हम लाइट जला देते हैं तो हमारे आसपास की चीजें हमें नजर आने लगती है। अब ये चीजें हमें नजर कैसे आती है वो हमें पता करना है। दिन के वक्त जो सनलाइट है उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं? मान लीजिए आप अपनी कमरे में रखी हुई किसी चेयर को देख रहे हैं, मान लीजिए, तो कैसे देख पा रहे हैं? आसपास की जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, ठीक है, और टकरा के उसमें से आने वाली लाइट रेज, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज आपकी आंखों में एंटर करती हैं, तब जाके आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। मान लीजिए आप किसी रेफ्रिजरेटर को, किसी फ्रिज को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप फ्रिज को कैसे देख पा रहे हैं? आसपास जो सनलाइट है या जो बल्ब की लाइट है, ठीक है, या जो लैंप की लाइट है, उससे आने वाली लाइट रेज उस फ्रिज के ऊपर टकराती हैं। टकराने के बाद आपकी आंखों के अंदर एंटर करती हैं और तब जाके आप उस फ्रिज को देख पाते हैं। ये वो फिनोमिना है जिसके जरिए हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनके आर पार लाइट पास कर सकती है, इसलिए उनके थ्रू हम देख पाते हैं, ठीक है। कांच के आर पार हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि कांच एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो लाइट रेज को अपने आर पार जाने देता है। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आर पार लाइट को नहीं जाने देते उनको कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपके घर की जो दीवारें हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जांपल कही जा सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वंडरफुल प्रोसेसेस हैं, फिनोमिना हैं, जो लाइट की प्रॉपर्टीज की वजह से होती हैं। जैसे कि शीशों में इमेज बनना, मिरर्स में इमेज बनना, स्टार्स का ट्विंकल करना, स्टार्स का टिमटिमाना, आसमान में बारिश के बाद रेनबो बनना, ठीक है, लाइट का बेंड होना, ये सारे जो फिनोमिना हैं ये हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और ये लाइट की प्रॉपर्टीज की वजह से ही होते हैं। A study of the properties of light helps us to explore them। जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो है ये फिनोमिना क्यों होते हैं। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight line। अब इस चैप्टर में हम क्या मानेंगे कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर पाथ पे ट्रेवल करती है, यानी लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा हम इस चैप्टर में मान के चलेंगे, ठीक है। अब द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। अब इस बात को प्रूव करने के लिए, किस बात को प्रूव करने के लिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस बात का एक प्रूफ इसने यहां दिया है, और वो प्रूफ है शैडो फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती और बेंड होके इधर उधर जाती तो कभी शैडो फॉर्म नहीं हो पाती, ब्राइट शैडो, शार्प शैडो फॉर्म नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन शार्प शैडो हमें नजर आती है, इसीलिए ये बात प्रूव होती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आगे इसने एक ये बॉक्स में आपको मोर टू नो बताया है, ठीक है। जनरली एग्जाम में इसके आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इस बॉक्स में आपको क्या दिखाया है कि लाइट जो फिनोमिना शो करती है, जैसे कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती है, डाइफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस शो करती है, और भी काफी ऐसे फिनोमिना है जो लाइट शो करती है। तो कुछ फिनोमिना तो ये प्रूव करते हैं कि जो लाइट हम अपने आसपास देखते हैं ये एक तरह की वेव है, लाइट इज ऑफ वेव नेचर। और कुछ फिनोमिना ये प्रूव करते हैं कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल एक तरह का लाइट, मूविंग फोटोन एक तरह का लाइट, कुछ ये प्रूव करते हैं, ठीक है। यानी कुछ फिनोमिना से तो ये साबित होता है कि लाइट का वेव नेचर है, कुछ फिनोमिना से ये साबित होता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो लाइट की एक नई थियरी बनाई गई है जिसको कहा जाता है क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, ठीक है। उस थियरी के हिसाब से लाइट के अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। दोनों ही प्रॉपर्टीज, वेव्स की प्रॉपर्टीज भी लाइट के अंदर पाई जाती हैं और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी लाइट के अंदर पाई जाती हैं। इस चैप्टर में जो है हम रिगार्ड करेंगे, इस चैप्टर में हम मान के चलेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है, वरना ऐसे भी एग्जांपल्स मौजूद हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट बेंड होके भी चल सकती है, बेंड होके भी चल सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट को ही रिगार्ड करेंगे।
ठीक है। These basic concepts will help us in study of some of the optical phenomena in nature. ये बेसिक कंसेप्ट हमें हमारे नेचर के आसपास होने वाले, हमारे आसपास होने वाले कुछ नेचुरल फिनोमिना को समझने में हेल्प करेंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors, refraction of light and their application in real life situations. इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स को स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, और डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती है रिफ्रैक्शन की, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आता है आर्टिकल 9.1, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा के वापिस उसी मीडियम में चले जाना। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट का टकरा के वापिस उसी मीडियम में चले जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होती है जैसे कि मिरर, ठीक है, वो अपने ऊपर गिरने वाली ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, लाइट को रिफ्लेक्ट तो आपके घर की दीवारें भी करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट आपके घर में मौजूद मिरर भी करता है। ऐसा क्यों है कि मिरर में आप अपने आप को देख पाते हैं जबकि दीवार के ऊपर आप अपने आप को नहीं देख पाते? इसका रीजन है कि कितनी रेज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। मिरर अपने ऊपर गिरने वाली बहुत ज्यादा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है वापिस एक ही डायरेक्शन में, इसलिए आप मिरर में अपनी इमेज देख पाते हैं। लेकिन दीवार के ऊपर गिरने वाली लाइट रेज में से कम लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो पाती हैं, कुछ ट्रांसमिट भी हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं कलर अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए आप दीवार में खुद को नहीं देख पाते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 8 में आपको पढ़ाए जाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार उसको। ठीक है, दो लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, दीवार है मान लीजिए, ये आने वाली लाइट रे है जिसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, ये जाने वाली लाइट रे है जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ये बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है जिसको नॉर्मल भी कहा जाता है। इस वाले एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आई है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आई है और वापस मोबाइल की सरफेस से बाहर निकल आएगी, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में आई है उसी प्लेन में वापस जाएगी। ठीक है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये हर तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लागू होते हैं, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो डिफ्यूज्ड सरफेस हो, चाहे वो इरेगुलर सरफेस हो, चाहे वो रफ सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, किसी भी तरह की सरफेस के ऊपर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन हम पहले ही छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। देखिए इमेजेस जो होते हैं बच्चों, एक इमेज होती है वर्चुअल, एक इमेज होती है रियल। दोनों में क्या फर्क होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जो इमेज आपको शीशे के अंदर नजर आती है दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। जैसे कि प्लेन मिरर जो आपके घर में आम शीशा होता है वो एक प्लेन मिरर होता है, उसके अंदर बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है क्योंकि वो इमेज आपको शीशे के अंदर नजर आती है। लेकिन जो इमेज किसी स्क्रीन के ऊपर बने, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर की इमेज, प्रोजेक्टर जो होता है, ठीक है, उसकी इमेज को देखने के लिए हमें किसी स्क्रीन की जरूरत होती है, किसी दीवार की, किसी पर्दे की, ठीक है, किसी चार्ट की, इस तरह की किसी चीज की जरूरत होती है। तो किसी स्क्रीन के ऊपर बनने वाली इमेज को क्या कहा जाता है, रियल इमेज कहा जाता है। अब बात करते हैं इरेक्ट की। जो इमेज सीधी बने, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे ही बने, तो इसको कहा जाता है इरेक्ट इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज उल्टी बने तो इसको कहा जाता है इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये आपको आगे भी काम में आएंगी कि वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो वर्चुअल होती है, नहीं शीशे के अंदर नजर आती है। रियल इमेज वो होती है जो किसी स्क्रीन के ऊपर बनती है। ठीक है, कुछ मिरर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ स्फेरिकल मिरर्स ऐसे भी होते हैं जो इमेज दीवार के ऊपर, सामने वाली दीवार के ऊपर बनाएंगे, शीशे के अंदर वो चीज दिखाई नहीं देगी। ऐसे एग्जांपल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट इज इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर से जितनी दूर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे शीशे में हमें उसकी तस्वीर भी उतनी ही दूर नजर आएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को शीशे से दूर सरका दोगे रियल लाइफ में तो इमेज में भी, शीशे के अंदर बनने वाली इमेज में भी आपको ऑब्जेक्ट दूर सरकता हुआ नजर आएगा।
इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, एक प्रोसेस होता है लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब लेफ्ट अपीयरिंग राइट एंड राइट अपीयरिंग लेफ्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, समझिएगा आप इस बात को, लेटरली इन्वर्टेड इमेज किसे कहा जाता है। ठीक है, आप शीशे के सामने खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड अगर रेज करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा, जो आपकी शीशे में इमेज बनेगी वो अपना राइट हैंड रेज कर रही होगी। ठीक है, या फिर आप एक काम और करके देख सकते हैं, एक बड़े कागज के ऊपर इस तरीके से आर लिख के और उसको शीशे में देखने की कोशिश कीजिए, शीशे में वो आपको इस तरह का नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा शीशे में वो आपको। तो इससे प्रूव होता है कि जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं वो लिटरली इन्वर्टेड बनती हैं। तो यहां हमने डिस्कस की हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है, इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, इमेज जो होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, अब आगे आता है आपको एक्टिविटी के जरिए कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में समझाया गया है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं आपको कन्वेक्स और कनकेव मिरर होता क्या है। एक ऐसा मिरर, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ गई हुई हो, ये वाली इस तरफ वाली जो स्टूडेंट्स है ना, इस तरफ वाली जो सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। इस तरह के मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। दिस टाइप ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ निकली होती है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए इधर वाली जो है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी इस तरफ वाली। ठीक है, पीछे वाली जो सरफेस है जहां पे मैंने लाइंस बनाई है वो पॉलिश्ड साइड है इसकी। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्ज होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो पहले मैंने बनाया था दैट वाज अ कनकेव मिरर, जो अभी बनाया दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और इन दोनों को ही स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। आप किसी चम्मच की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक चम्मच है, ठीक है, ये एक चम्मच है सपोज, तो चम्मच की ये वाली सरफेस जहां से आप सामान उठाते हैं चम्मच में, दिस इज अ कॉनकेव सरफेस। और जो बाहर वाली सरफेस है, ये वाली इस तरफ वाली जो बाहर वाली सरफेस है, दैट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो इस तरह के मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहा जाता है वो भी समझिए आप। मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर हम इसको मान ले पूरा कर लें इसको, अगर पूरा कर लें इसको, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ स्फेयर। एक स्फेरिकल गेंद का, एक स्फेयर का ये पार्ट होगी, इसलिए इन मिरर्स को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है या फिर बाहर की तरफ। जिस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, जिसका सेंटर ऑफ स्फेयर अंदर की तरफ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है, उसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, इस मिरर को जब हम कंप्लीट करेंगे, ऐसे पूरा गोला बनाएंगे, तो सेंटर ऑफ मिरर यहां आएगा, यानी सेंटर ऑफ मिरर किसको फेस कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग साइड को फेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मिरर को क्या कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर। जबकि इस मिरर की जब हम गोलाई पूरी करेंगे मान लीजिए, तो जो सेंटर आएगा वो यहां आएगा, पॉलिश्ड साइड की तरफ आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो साइड है अंदर वाली है, पॉलिश्ड साइड है। तो इस तरह के मिरर को क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कनकेव की पहचान है। ठीक है, इनको डायग्राम में कैसे शो किया जाता है, ये यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रखा है। आपको भी जब आप कॉपी पे इन मिरर्स को बनाएंगे तो इसी तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए जो स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके सेंटर को पोल कहा जाता है। ये मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर आपके पास, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं, उसको क्या कहा जाएगा, पोल। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा इसको क्या कहा जाएगा, पोल ऑफ दैट मिरर। ठीक है, ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही लाई करता है और पोल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, आगे कुछ और टर्म्स की बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है इस तरह का, एक कॉनकेव मिरर है इस तरह का। ठीक है, यहां पे इसकी जो है पॉलिश्ड साइड है इस तरफ। जब आप इसके स्फेयर को पूरा करेंगे, ऐसे इमेजिनरी स्फेयर को पूरा करेंगे, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, दिस विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फेयर का मिरर एक हिस्सा है, उस
उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप कन्वेक्स मिरर को भी रिगार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके आप सर्कल को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसके सेंटर को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। दोनों में फर्क ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोलिश्ड साइड की तरफ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर नहीं बल्कि मिरर के बाहर होता है। ठीक है, आगे आता है रेडियस ऑफ स्फीयर किसे कहा जाता है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो लाइन होती है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, यानी ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया, इनके बीच में जो आप लाइन ड्रॉ करोगे दिस विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर एंड विल बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर। ठीक है, उसको कैपिटल आर कहा जा सकता है। आगे आता है प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है। व्हाट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस? एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके गुजरती हो उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस ऊपर वाले कन्वेक्स मिरर में देखिए, एक ऐसी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होकर गुजरती हो, दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के पोल के बारे में बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया। अब आगे हम बात करते हैं फोकस की, प्रिंसिपल फोकस जिसको कहा जाता है, या फोकस जिसे कहा जाता है। एक्टिविटी 9.2 दे रखी है, कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट पता करने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। देखिए, एक कनकेव मिरर लीजिए, उसको इस तरीके से प्लेस कीजिए कि वो सन को फेस कर रहा हो, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है, मान लीजिए यहाँ पे सूरज है यहाँ पे, तो इस तरीके से उसको प्लेस कीजिए कि जो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो सन की तरफ हो। फिर एक कागज को लेके आइए। ठीक है, एक कागज, एक पेपर लेके आइए, उस पेपर को आगे पीछे कीजिए, आगे पीछे कीजिए यहाँ पे मिरर के आसपास, और ऐसे तरीके से एडजस्ट कीजिए कि एक ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट आपको यहाँ पे नजर आए। ठीक है, वो ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट असल में और कुछ नहीं, सन की इमेज ही होगी। ठीक है, सन की छोटी इमेज ही होगी वो। ठीक है, तो आप कागज को आगे पीछे करके, या मिरर को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कागज को फिक्स कर लीजिए, मिरर को आगे पीछे कर दीजिए। तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कीजिए कि यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ऑन दैट प्लेन पेपर, आपको उस कागज के ऊपर ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट मिले। ठीक है, थोड़ी देर तक इसी तरीके से होल्ड कीजिए मिरर को भी और पेपर को भी, तो आप देखेंगे कि उस कागज के ऊपर काले रंग का निशान आ जाता है, स्पॉट आ जाता है, और थोड़ी देर में वो कागज धुआं निकलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में वो कागज जल जाता है। ऐसा एक्चुअल में होता है। आप चाहें तो इसको कनकेव मिरर अगर आपको अवेलेबल है तो करके देख सकते हैं। ठीक है, असल में हुआ क्या है, सन से आने वाली लाइट रेज को, सन से आने वाली बहुत सारी लाइट रेज को इस कनकेव मिरर ने एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर दिया है। ठीक है, इसलिए उस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है इकट्ठी एक बार में, और वो इतनी गर्मी हो गई है कि वो कागज जलना शुरू कर देता है। तो वो पॉइंट जहां पे इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज मीट करती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है एबी। एबी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर रखा हुआ है। इससे जो लाइट रेज आ रही हैं, ये देखिए ये लाइट रेज इससे आ रही हैं। ठीक है, ये लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक करने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, एफ। ये देखिए यहाँ पे ये एफ पॉइंट के ऊपर मिल रही है। ठीक है, इसी एफ पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस मिरर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, द पॉइंट एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से देखिए कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है बच्चों। कनकेव मिरर इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा इसलिए, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जगह पे मिलाना, कनकेव मिरर क्या करता है, दूर दूर से आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पे मिला देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। डाइवर्ज का इंग्लिश में मीनिंग होता है दूर दूर तक फैला देना। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक तरफ से आने वाली लाइट रेज को दूर दूर तक फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे ये क्या कह रहा है,
यहाँ पे देखिए जो ये वाला मिरर है आपका, ठीक है, इस वाले मिरर में पैरेलल आने वाली लाइट रेज इस तरीके से डाइवर्ज हुई हैं, ये पैरेलल आ रही है लाइट रेज सारी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद इस तरीके से डाइवर्ज हुई हैं, ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ऐसा देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट से आ रही है, और उस पॉइंट को क्या कहा है इसने, प्रिंसिपल फोकस। तो इसके प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आप कैसे देंगे, द पॉइंट एट विच, ठीक है, द पॉइंट एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपीयर टू मीट आ जाएगा यहाँ पे, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल फोकस हो गया आपका। अब आगे मैं बताता हूं फोकल लेंथ के बारे में। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। और एक और रिलेशनशिप बता देता हूं, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको ऊपर बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस है वो मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर के बीच का। ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर है, इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। आप डायग्राम बनाते वक्त इस चीज का मदद ले सकते हैं, पहले पोल बनाइए, फिर सेंटर बनाइए, और फिर जो है वो फोकस जो है आप पॉइंट रख सकते हैं। आगे आता है आपका, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 9.2 डायग्राम में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूं, रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं, फोकल लेंथ आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो स्फेरिकल मिरर्स होती है उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल शेप की होती है, उनकी एक सर्कुलर आउटलाइन बनाई जाती है, उस आउटलाइन का जो डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, ये MN एक मिरर है मान लीजिए, तो इस सर्कुलर सरफेस का जो डायमीटर होगा यानी ये वाला, इस MN को क्या कहा जाएगा, अपर्चर ऑफ दिस मिरर, इसको क्या कहा जाएगा, अपर्चर कहा जाता है। यहां पे जिन स्फेरिकल मिरर्स की हम बात कर रहे हैं इनका अपर्चर रेडियस से बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की तरफ, कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो प्लेन मिरर होते हैं उनकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, और बाद में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, उसका मीनिंग भी आपको बता चुका हूं। अब ये एनलार्ज्ड का मतलब इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, डिमिनिश्ड का मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो हर तरह की इमेजेस बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी डिवाइस कर रखी है जो फिजिक्स लैब में आप करके देख सकते हैं, या आपके टीचर्स आपको करवाएंगे भी। ठीक है, जनरली स्कूल्स में इस एक्टिविटी को करवाया भी जाता है बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए फोकल लेंथ का पता लगाने का तरीका आपको पहले ही ऊपर बताया जा चुका है कि किस तरीके से आप मिरर की फोकल लेंथ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसी पेपर को लेके और सन की तरफ मिरर को फेस करके, और फिर ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन करना है आपको। जब वो ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, उस मिरर का फोकस कहलाएगा। और आप फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करके फोकल लेंथ का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सन की ही इमेज ऑब्टेन करनी है, आप किसी भी फार ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। अगर बहुत दूर कहीं कोई पेड़ है, ठीक है, तो उसकी इमेज भी आप कंसंट्रेट करवा सकते हैं किसी कागज या किसी वॉल के ऊपर। कागज भी जरूरी है, कोई दीवार भी हो सकती है, कुछ और चीज भी हो सकती है, कोई भी स्क्रीन हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसने क्या कहा है, कनकेव मिरर लीजिए, उसकी फोकल लेंथ का पता लगाइए, जैसे कि हमने ऊपर बता रखा है, उसकी फोकल लेंथ को ऑब्टेन कर लीजिए। ठीक है, अब एक टेबल के ऊपर एक लाइन बनाइए चौक से, कनकेव मिरर को एक स्टैंड के साथ उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। जैसे क्या करना है आपको करना यह है कि मान लीजिए ये एक टेबल है, सपोज दिस इज अ टेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बीच में चौक से एक लाइन बनानी है। ठीक है, और उस लाइन के ऊपर यहां पे
एक स्टैंड लगा के और आपका जो भी स्फेरिकल मिरर है उसको अटका देना है। स्फेरिकल मिरर्स के स्टैंड जो है वो लैब्स में अवेलेबल होते हैं बच्चों, उनका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद आप इस कनकेव मिरर की या जो भी स्फेरिकल मिरर लेंगे उसकी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप यहाँ मार्क कर लेंगे। मान लीजिए ये इसकी फोकल लेंथ है, इसको मार्क कर लीजिए चौक की हेल्प से। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मार्क कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इस तरफ हमने क्या कर रखा है, हमारे मिरर को लगा रखा है एक स्टैंड के ऊपर, हमने फोकस में ले लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब एक जलती हुई कैंडल लीजिए, लाइटेड कैंडल लीजिए। लाइटेड कैंडल को अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखिए। पहले तो आप लाइटेड कैंडल को रखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसको कहा जाता है बियॉन्ड सी, इसको कहा जाता है बियॉन्ड सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर आप इस लाइटेड कैंडल को रखिए। अब यहाँ पे रख के फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए कि इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है, इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है, सेम साइज बनी है कि स्मॉल साइज बनी है कि लार्ज साइज बनी है, बनी कहां पे है, कितनी दूर बनी है। ठीक है, तो ये सारी आप पता कीजिए। फिर आप लाइटेड कैंडल को सी के ऊपर रख दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दीजिए। फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कीजिए। फिर बिटवीन सी एंड एफ रख दीजिए। फिर एट एफ रख दीजिए। फिर एफ से पहले रख दीजिए। ठीक है, और फिर इस कैंडल को बहुत ज्यादा दूर रख दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर मतलब कमरे के एंड पे ले जाके रख दीजिए आप उस कैंडल को। तो इस तरीके से अलग अलग कैंडल की पोजीशंस, अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशंस पे आपको पता चल जाएगा कि जो ये मिरर है वो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। कि जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर यानी इन्फिनिटी पे रखते हैं तो किस तरह की इमेज बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा सा पीछे रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, सी के बाद रखते हैं थोड़ा सा, तो किस तरह की इमेज बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर डिस्टेंस पे रखते हैं तब कैसी इमेज बनती है, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने सारा ऑब्जर्वेशन टेबल भी बना रखा है उस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को, उस कैंडल को इन्फिनिटी पे रखा यानी बहुत ज्यादा दूर रखा, तब आपकी जो इमेज बनी ना वो फोकस के ऊपर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। यानी उस इमेज को देखने के लिए आपको किसी स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट पे ये भी आपको एक हेडेक लेना पड़ेगा कि शार्प इमेज ऑब्टेन करनी है आपको। ध्यान रखें इस बात का, आपको एक स्क्रीन लेनी है अपने हाथ में। स्क्रीन का मतलब कोई भी कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड या कोई भी व्हाइट शीट, कोई भी व्हाइट चार्ट आप यूज कर सकते हैं। और लाइटेड कैंडल की इमेज को ऑब्टेन करने के लिए उस स्क्रीन को आप आगे पीछे करके देखेंगे। ठीक है, जहां पे ब्राइट इमेज, साफ इमेज मिल जाएगी वहां पे आप क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। तो जब हमने कैंडल को एट इन्फिनिटी यानी बहुत ज्यादा दूर रखा, तब आपकी इमेज जो है वो फोकस पे बनी, बहुत ज्यादा छोटी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। जब बियॉन्ड सी रखा तो आपकी इमेज जो है वो बिटवीन एफ एंड सी बनी, छोटी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। जब हमने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा तो इमेज भी एट सी ही बनी, सेम साइज की बनी, रियल इन्वर्टेड बनी। जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बनी, बड़ी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। जब हमने एट एफ रखा तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनी, इमेज इन्फिनिटी पे बनी, बहुत ज्यादा बड़ी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। जब हमने बिटवीन पोल एंड फोकस रखा यानी काफी नजदीक रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बिहाइंड द मिरर का मतलब वर्चुअल इमेज बनी, मिरर के अंदर इमेज बनी, बड़ी इमेज बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट का एक ही केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के बहुत ज्यादा पास रखते हैं तब वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी इमेज बनती है। अब इस टेबल को याद करना काफी आसान है। देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखा था तो इमेज फोकस पे बनी थी। ठीक है, जब हमने जो है ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी। जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बनी एफ एंड सी के बीच में। जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इमेज बनी बियॉन्ड सी पे। तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं एक तरीके से ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। आगे आता है कि इन मिरर को हम शो कैसे करेंगे नोटबुक पे, अपनी नोटबुक में इसको कैसे शो करेंगे, यानी रे डायग्राम्स बनाना हमें सीखना है। ठीक है, हम मिरर के आगे ऑब्जेक्ट किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है, रेज किस तरीके से आएंगी, रे डायग्राम्स किस तरीके से बनाएंगे, वो हम यहाँ पे जो है वो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पे। देखिए, जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। रे डायग्राम्स जब हम बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए आप, ठीक है, इसने काफी कम रेज ले रखी है। देखिए यहाँ पे एक रे ये ले ली, एक रे ये ले ली, इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया।
ठीक है, और हमारा हमारा जो है इमेज हमको नजर आ गया। लेकिन असल में लाखों रेज मिरर से टकराती हैं, लाखों रेज आपस में मिलती हैं, तब जाके जो है वो इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन कॉपी के ऊपर हम लाखों इमेज नहीं बना सकते, तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम 2 या 3 रिफ्लेक्टेड रेज की हेल्प से ही इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर लेते हैं। एक बात का आप सबको ध्यान रखना है कि इमेज वहां बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी मिरर से टकराने के बाद। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये बात आपको तब और ज्यादा समझ में आ जाएगी जब मैं आपको रे डायग्राम्स की सारी डिस्कशन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स बता रखे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है, पहला रूल क्या है? देखिए, पहला रूल ये कहता है कि अब कनकेव मिरर के केस में अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर तो टकराने के बाद वो फोकस में से पास करेगी। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर के लिए अगर कोई इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा, सॉरी इसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से जाएगी कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो फोकस में से आई है। इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा कहा जाएगा। अगला रूल मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए, नेक्स्ट रूल है कि एक ऐसी लाइट रे जो कि फोकस में से आ रही है वो टकराने के बाद मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अ रे कमिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? एक लाइट रे जो कि फोकस की तरफ जा रही थी, पहुंची नहीं है फोकस पे, फोकस की तरफ जा रही थी, वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। आगे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। एक लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, वो क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ठीक इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर पे एक लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, वो मिरर से टकराने के बाद अपने उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, विल रिट्रेस इट्स पाथ, रिबाउंड कर जाएगी वो। ठीक है, अगला आता है अगर कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट रे कहां फॉल करती है? अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल करती है इसके ऊपर, पॉल के ऊपर, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे बराबर एंगल्स बनेंगे। ये दोनों केसेस में, ठीक है, सेम है। तो ये लॉ, ठीक है, कि अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। इधर वाला एंगल भी और इधर वाला एंगल भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कीजिए। ठीक है, किसी भी लाइट रे के लिए स्फेरिकल मिरर में। मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये आपका पॉल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे यहाँ पे टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो नॉर्मल जो होगी वो बिल्कुल इनके बीच में इस तरीके से बनेगी। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होगा। यानी बेशक जो लाइट रेज है वो टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी वायलेट नहीं होते, यहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाता है। यानी यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप निकालेंगे तो कैसे निकलेंगी? बराबर निकलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहली इमेज फॉर्मेशन जो हमें डिस्कस करनी है वो ये वाली है, यानी जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो पहली लाइट रे जो गई वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकराने के बाद फोकस में से निकल गई। दूसरी लाइट रे जो गई वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकराने के बाद फोकस में से निकल गई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेंगी तो वहां पे क्या बनेगा? आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां भी मिलेंगी वहां पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज कैसा बना है? देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका फोकस के ऊपर। इमेज जो है वो काफी छोटा बना है और कैसा बना है? रियल एंड इन्वर्टेड बना है। देखिए जब लाइट रेज रियली मीट कर जाए, जहां पे लाइट रेज अपने आप ही मीट कर गई है, रियली मीट कर गई है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपीयर टू मीट करेंगी लाइट रेज, मैं आपको समझाऊंगा ये बाद में लास्ट में। ठीक है, तो ये वर्चुअल इंडेक्ट बनेगा। देखिए अगले रे डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं? अगले रे डायग्राम में ये लाइट रे हमने हमारे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज बियॉन्ड सी।
ये पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो फोकस में से जाएगी, मैंने आपको रूल बताया था। ये दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई, ठीक है, ये वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई, इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, वापस उसी रास्ते चली गई जहां से आई थी। तो ये वाली जो लाइट रेज है, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कहां मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ हमारी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। अगला केस हम डिस्कस करते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को एट सी रख रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, एट सी रख रखा है हमने इसको, ये वाला ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हमारा ए से लेके बी तक, सिर्फ इतना है हमारा ऑब्जेक्ट। ये पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो रूल के मुताबिक फोकस में से निकलेगी, दूसरी लाइट रे फोकस में से गई तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइट रेज जो है वो यहाँ पे आके मीट कर रही हैं, तो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी। अगला रे डायग्राम ये वाला है आपका, जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ये पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, टकराने के बाद फोकस में से निकल जाएगी। ये दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आई, इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, तो दोनों लाइट रेज जो है वो बियॉन्ड सी जाके मिल रही है, यहाँ पे आके मिल रही है दोनों, तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और बियॉन्ड सी बनेगी। अगला हमारा केस है दैट इज ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर है, देखिए ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है। पहली ये लाइट रे है, देखिए ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फोकस में से गई। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही थी, इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं बच्चों, ये पैरेलल है एक दूसरे के, यहाँ देखिए ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। ध्यान रखें, मैथ्स की तरह हम ये नहीं मानेंगे कि ये कभी मीट ही नहीं करेंगी, हम ये मानेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जाके बहुत बहुत ज्यादा दूर जाके मीट करेंगी, और वहां पे रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज हमें ऑब्टेन होगा। अब हमारा लास्ट रे डायग्राम आ जाता है, दैट इज ये वाला आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रखा है। ये पहली लाइट रे, देखिए ये वाली लाइट रे पोल के ऊपर जाके टकराई, ठीक है, इक्वल एंगल्स बनाई इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये दूसरी लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही थी, इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, यानी ये दोनों कभी मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे से, ठीक है। इसका मतलब हमें इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया, ये पीछे जाके मीट कर गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इस तरीके से जब इमेज बनता है बच्चों, उसको कहा जाता है, इस तरीके से बनने वाली इमेज को कहा जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी केसेस आप पढ़ेंगे बाकी पांचों केसेस में, यहाँ पे जो है इमेज उल्टी बनी है, यहाँ पे इमेज सीधी बनी है। ये वाली जो इमेज है ना बच्चों, ये वाली, ये शीशे के अंदर नजर आएगी आपको, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम किसी कनकेव मिरर में, मान लीजिए किसी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे, फोकस से पहले रखेंगे, तो उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये रे डायग्राम्स थे आपके। आगे आता है कनकेव मिरर के यूजेस। कनकेव मिरर का इस्तेमाल टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल लाइट्स में किया जाता है पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। क्या किया जाता है, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, इसकी यहाँ पे लाइट लगा दी जाती है, ठीक है, फोकस के ऊपर लाइट लगा दी जाती है, इससे लाइट रेज गिरती हैं, ठीक है, और ये टकराने के बाद, कनकेव मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली जाती है एक दूसरे के, तो यू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, आपको एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। शेविंग मिरर के तौर पे भी यूज किया जाता है, जब आप अपने मुंह की बड़ी इमेज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी कनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। डेंटिस्ट जो है आपके दांतों की बड़ी इमेज को देखने के लिए, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज को देखने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और बड़ी बड़ी जो सोलर फर्नेस होती है, जहां पे बिजली वगैरह बनाई जाती है, वो बहुत बड़ी होती है सोलर फर्नेसेस, वहां पे एक बहुत बड़ी कनकेव मिरर की हेल्प से सन की लाइट को एक ही पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, और वहां पे बहुत ज्यादा हीट इकट्ठी की जाती है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जा सकती है। आगे आता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह, ये पॉलिश्ड साइड की तरफ होती हैं। तो हमारे पास दो ही जो है केसेस हैं कन्वेक्स मिरर के। पहली बात तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रखा है, दूसरी बात ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रखा है हमने, एक इन्फिनिटी पे और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, दो ही केसेस हैं,
ठीक है, यहाँ हम अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। और एक बात और आप याद कर रख सकते हैं, ये कन्वेक्स मिरर जो होता है, जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है और हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज। देखिए, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना बच्चों, कनकेव मिरर, वहां पे रियल इन्वर्टेड बन रही थी, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज भी बन रही थी कुछ केस में, रियल इन्वर्टेड सेम साइज भी बन रही थी कुछ केस में, रियल इन्वर्टेड स्मॉल भी बन रही थी कुछ केस में, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज भी बन रही थी लास्ट वाले केस में, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड नहीं बन पा रही थी कनकेव मिरर में। तो जो इमेज कनकेव मिरर नहीं बना पाता वो कन्वेक्स मिरर बनाता है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं रख लीजिए, उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज ही बनेगी। पहला ये केस जो मैंने आपको फोकस पे भी कराया था वही वाला है, फोकस वाला डायग्राम ही है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये हमारा मिरर है, ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमें नजर आएगा कि फोकस में से आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पे अपीयर टू मीट कर रही हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, वेरी स्मॉल इमेज बनेगा, वो भी कहां बनेगा, फोकस के ऊपर। ये दूसरा केस है, जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखा है, तो ये पहली लाइट रे, ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि फोकस में से आती हुई नजर आएगी। ये दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, तो रिबाउंड करेगी अपने पाथ को। एक लाइट रे ये है रिफ्लेक्टेड, एक लाइट रे ये है रिफ्लेक्टेड, ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, आगे मिल नहीं सकती, तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाया, तो यहाँ पे मीट कर रही हैं और वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज हमें मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको केस दे रखा है, दोनों ही केसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब कन्वेक्स मिरर का फायदा क्या है। किसी बड़ी चीज को अगर हम देखना चाहते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं। किसी बड़े ट्री की पूरी इमेज देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े पेड़ को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पेड़ के थोड़ा नजदीक जाके प्लेन मिरर को रख लीजिए, आपको उसकी टहनियां या कुछ स्टेम वगैरह ही नजर आएगा, पूरा पेड़ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वहां पे ले जाके कन्वेक्स मिरर को रखेंगे तो उस बहुत बड़े पेड़ की छोटी इमेज आपको शीशे के अंदर ही दिख जाएगी। ठीक है, इसी तरह का एक जो मिरर है वो आगरा फोर्ट में लगाया गया है, ताजमहल के सामने जो आगरा फोर्ट है। ठीक है, उस मिरर में, उस आगरा फोर्ट के मिरर में आपको ताजमहल की छोटी इमेज नजर आती है। ठीक है, अब आगे आता है कन्वेक्स मिरर के यूजेस। कन्वेक्स मिरर का कहां कहां और कैसे कैसे यूज किया जाता है। गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, जो रियर व्यू पीछे देखने वाले जो मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ये मिरर्स व्हीकल्स की साइड्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं, व्हीकल की साइड में होते हैं मिरर, पता ही होगा आपको। ठीक है, ड्राइवर जो है वो अपने पीछे आने वाले ट्रैफिक को देख पाता है। अब आप कहेंगे सर प्लेन मिरर भी लगा सकते थे, हमने कन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाया। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इमेज छोटी बनाता है, इसलिए आप पूरे रोड को देख पाते हैं कन्वेक्स मिरर में। अगर आप प्लेन मिरर लगाएंगे तो रोड के काफी छोटे हिस्से को देख पाएंगे, सारी गाड़ियां, यानी पूरा रोड आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए, पूरे रोड को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। आगे आपका आता है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, वहां पे कुछ चीजों के आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे, कुछ के आगे पॉजिटिव लगाएंगे। तो कौन से ऐसे रूल होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताते हैं कि कहां नेगेटिव साइन लगाना है, कहां पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो देखिए, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जिनके जरिए पता लगता है कि कौन से डिस्टेंस को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है, कौन से डिस्टेंस को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। सबसे पहली बात तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो सारे पोल से मेजर किए जाते हैं मिरर में, ये बात सबसे पहली है साइन कन्वेंशन की। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, जो मिरर में लाइट होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आती है, इसी तरफ से आएगी हमेशा। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर किए जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, साइन कन्वेंशन की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। दूसरा क्या कहता है, जो मिरर के लेफ्ट में चीजें होंगी, ठीक है, उनके डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव लिए जाएंगे, और मिरर के राइट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव ली जाएगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी हाइट हम मेजर करेंगे वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो हमें दो ही चीज मेजर करनी होती है, एक तो हाइट और एक डिस्टेंस। तो मिरर के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे, मिरर के राइट साइड में जो चीजें होंगी उनके डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाएंगे। दूसरी हम हाइट मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी हाइट हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी हाइट लेंगे हम वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आगे आपका आता है मिरर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, देखिए मिरर फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो कि रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ठीक है, पोल और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये वाला आपका इमेज है, ये ए डैश बी डैश, तो इसके और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ का आपको पता ही है, इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, आगे आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि रेशो बताता है ये, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +-1 से अगर ज्यादा हो, +1 से ज्यादा हो या -1 से ज्यादा हो, ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करते हैं वैसे हम इसकी, मान लीजिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 है, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है तो भी उसका यही मतलब है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। लेकिन प्लस और माइनस जो है वो हमें बताते हैं रियल और वर्चुअल के बारे में। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब इमेज जो है वो रियल बनी है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल बनी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन निकालने के, पहली बात तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा है -v/u वेयर v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, आगे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए एग्जांपल की तरफ से समझा रखा है। एक कन्वेक्स मिरर है जो रियर व्यू मिरर है एक व्हीकल का, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। एक बस है जो कि 5 मीटर दूर है, तो उसका पोजीशन, नेचर और साइज बताना है हमें, यानी वो कितनी दूर है, रियल इन्वर्टेड बनेगी या कैसी बनेगी बताना है। तो ये कन्वेक्स मिरर है तो नेचर तो हमें पहले ही पता है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज बनेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ कितनी होगी 1.5, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लिया गया है, नेगेटिव में क्यों लिया गया है, मैंने ऊपर साइन कन्वेंशन में आपको बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होते हैं उनके डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है। तो हमें भी बताना है, तो मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, किस किस चीज की वैल्यू पुट करी हमने, फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करी हमने, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करी हमने, यू की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई 1.15 मीटर। अब v की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आई है बच्चों, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, नेगेटिव नहीं आई। v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो मिरर के राइट साइड में बना है, और राइट साइड में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। अब आगे इसने कहा है कि इसकी मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है, मैग्निफिकेशन पता करनी है हमें, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी -v/u, फॉर्मूला है हमारे पास, v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आती है +0.23। इसका मतलब जो इमेज है वो छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक है, इसकी +1 से कम है ना इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इमेज जो है वो छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक है, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है, मैंने ऊपर बताया था आपको, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रखा आपको, इस बार आपको ऑब्जेक्ट का साइज भी दे रखा है, उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे रखा है, और मिरर की फोकल लेंथ भी दे रखी है। आपसे पूछा है कि स्क्रीन को कितनी दूर प्लेस किया जाए। अब स्क्रीन प्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो हमें नेचर, साइज, पोजीशन वगैरह सब बताना है। तो हाइट +4 लेंगे। +4 क्यों ली हाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने नेगेटिव लिया है, फोकल लेंथ को हमने नेगेटिव लिया है, क्योंकि जो फोकस होता है कनकेव मिरर का वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, मैंने आपको बताया था
लेफ्ट हैंड साइड में होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ होता है, तो उसका फोकल लेंथ कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। जबकि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, तो उसकी फोकल लेंथ जो होता है वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें जो है आप वैल्यू पुट करेंगे यू की और एफ की, तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। वी की वैल्यू आई आपके पास सही है -37.5 सेंटीमीटर। अब वी की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में बनी है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब आपको हाइट का पता लगाना है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है इस बात का पता लगाना है आपको। तो कैसे पता लगाओगे, देखिए मिरर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, h डैश डिवाइडेड बाय h, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है -v/u। ठीक है, -v/u, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे इसने कर रखा है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, h डैश की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर, -v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, तो इस फॉर्मूले पुट करने के बाद आपके पास h डैश की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर का था, इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर की आई है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और हाइट जो है वो नेगेटिव आई है बच्चों, हाइट नेगेटिव का मतलब दोबारा फिर से कंफर्म हो जाता है कि जो इमेज बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि उसको नीचे की तरफ से प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे काउंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में इतना ही, आगे पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजबल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक कीजिएगा, वहां हमने आपकी क्लास के लिए काफी यूजफुल कंटेंट अपलोड कर रखा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो एक बार वहां जाके उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।